मुझे मीठा बहुत पसंद था। मेरे पति मेरी सास और ननद से छुपाकर बर्फी लाते थे। जब दिन भर का देर सारा काम करके मैं थक जाया करती तो रात को मेरे पति बर्फी मुझे खिलाते और कहते कि जाने मन ये बर्फी बहुत स्पेशल है, खास तुम्हारे लिए बनवा कर लाया हूं। जब मेरे पति ऐसी बात बोलते तो मैं शर्म के मारे पानी पानी हो जाती, पर जैसे वो मेरे पसंदीदा बर्फी में खाती, उसके बाद मैं गहरी नींद में समा जाती। जब सुबह आंख खुलती तो मेरी हालत एकदम खराब होती, अजीब सी बेचैनी होती। ऐसा क्यों होता था? ये राज जानने के लिए एक दिन मैंने बर्फी नहीं खाया और खाने का नाटक करके सो गई। मेरी शादी को अभी कुछ महीने ही हुए थे। पहले पहले माह तो मेरे पति मेरी तरफ ढंग से देखते तक नहीं थे, पर धीरे धीरे उन्हें मुझसे मोहब्बत हो गई और अब वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। एक दिन मैं किचन में काम करते वक्त अचानक से चक्कर आने की वजह से जमीन पर धड़ाम से गिर गई। फिर जब होश आया तो मेरे शरीर में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उस दिन के बाद से मेरे पति का बर्ताव मेरे लिए एकदम बदल सा गया था। मेरे पति अब मेरी खातिरदारी करने लगे थे। वर्टिकल बार एक रात जब मैं थकी हारी काम करके अपने कमरे में आई तो मेरे पति ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, पर मैं उनसे नाराज थी। पति ने कहा कि क्या हुआ, आज तुम्हारा दिमाग खराब सा लग रहा। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, पर आपके घर में ना तो मीठा बनता है और न ही आप मेरे लिए लेकर आते हो। बस आपको रात में ही मेरा ख्याल आता है। वर्टिकल बार ये कहकर अपने कमरे में गई तो मेरे पति ने पीछे से पकड़ लिया और अपनी बाहों में भर लिया। बोले, जाने मन, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो बर्फी को देखकर मुंह में पानी आ गया और मैंने अपने पति को गले लगाकर धन्यवाद कहा। वर्टिकल बार पर मैं परेशान भी थी कि जो पति मेरी तरफ ध्यान भी नहीं देता था वो आज मेरे लिए इतना क्यों फिक्र कर रहा था, और बर्फी भी माँ और बहन से छिपाकर उन दोनों की इजाजत के बगैर घर में पत्ता तक नहीं हिलता था। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। मुझे अपने पति का रवैया समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने बर्फी खा लिया और खाते ही मैं एक गहरी नींद में चली गई। जब मैं सुबह उठी तो मेरा सिर चकरा रहा था और शरीर में अजीब बेचैनी हो रही थी, पर कैसे भी करके मैं उठी और किचन में गई। वहां मेरी सास मुझे देखकर बोली कि महारानी आज इतनी देर से क्यों उठी और सो जाओ। मेरी सास ने मुझसे इस तरह पहले कभी बात नहीं की थी। मैंने पूछा कि सोहित चले गए। सास बोली, और नहीं तो क्या वो इंतजार करता तुम्हारे उठने का कि महारानी उठेगी तभी जाऊंगा। मेरी सास बर्दाश्त बढ़ा रही है और मैं किचन में काम करने लगी। मेरी सास मुझे ऐसे घूर कर देख रही थी जैसे मैं आज कुछ बदली हुई सी हूं। वो मुझे देखकर हंस रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ कुछ तो हुआ है। मुझे लगा सोहित आज गुस्सा होकर चले गए। पूरा दिन मेरा यही सोच में गुजरा। पूरा दिन मैं परेशान रही। रात को जब सारा काम खत्म करके मैं अपने कमरे में जा रही थी तो मेरी सास ने मुझे बुला लिया और अजीब अजीब सवाल करने लगी कि पढ़ाई कहाँ से पूरी की, कहाँ कहाँ घूमने जाया करती थी, खाने में तुमको क्या क्या पसंद है। मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि मेरी सास आज मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही है। जरूर दाल में कुछ काला है। अपनी सास के सारे सवालों का जवाब देने के बाद जब मैं अपने कमरे में गई तो सोहित ने मुझे फिर से बर्फी दिए और मैंने तो खाने शुरू कर दिए। मुझे लगा कि सोहित मुझसे नाराज नहीं है, पर वो आज मेरी तरफ बड़ी अजीब नजरों से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग मुझे अजीब नजरों से क्यों देख रहे। मुझे बड़ी बेचैनी होने लगी। मेरे पति की नज़र मुझे बेचैन कर रही थी। मेरे पति का ये बर्ताव मुझे अजीब सा लग रहा था। बर्फी खाने के बाद मेरी आंखें बंद होते जा रही थीं। मेरे पति की वो मुस्कुराहट मुझे हैरान कर रही थी। मैं चाहकर भी अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी और पति की वो अजीब मुस्कुराहट को देखते हुए मेरी आंखें बंद हो गईं। अगले दिन मेरी आंख दोपहर को खुली। मैंने अपने बिस्तर से उठने की बहुत कोशिश की, पर मैं उठ ना सकी। बहुत कमजोरी हो रही थी। मैंने अपनी ननद को कई बार आवाज लगाई, पर शायद उस तक मेरी आवाज पहुंच ही जा सकी। कैसे भी करके मैं बिस्तर से उठी और कमरे के बाहर गई तो मेरी नंद और सास बाहर ही बैठी थी
और उन तक मेरी आवाज़ आराम से जा सकती थी। जैसे मैंने उन दोनों को मेरे बारे में बात करते सुना तो मैंने पूछा कि आप दोनों क्या बातें कर रहे हो। ये सुनकर मेरी सास के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें लगा कि मैंने उन दोनों की बात सुन ली हो, पर यह तो यकीन हो गया था कि वे दोनों मेरे बारे में ही बात कर रहे थे। मैं वहां से जाकर किचन में चली गई। मेरी ननद और सास वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने पूरे दिन कुछ काम नहीं किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे मेरे पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे यकीन था कि जो भी मेरे साथ हो रहा है उसमें मेरी सास और ननद का ही हाथ है। मैं पूरा दिन अपने पति के आने का इंतजार करती रही कि कब वे आए और मुझे बर्फी दे दें। मैं बर्फी की आदी हो गई थी। जब तक मैं बर्फी खा ना लूं, मुझे चैन नहीं पड़े रहता था। अगले दिन पति रोजाना की तरह देर से आए और आते ही मुझसे मिले बगैर अपनी माँ के कमरे में चले गए। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं बाहर बरामदे में बैठी थी। पति के बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मेरी ननद भी उसी कमरे में चली गई। न जाने ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही थी। कमरे का दरवाजा बंद होने की वजह से भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। बस सोहित के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। पहली बार सोहित अपनी माँ से तेज आवाज में बात कर रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद कमरे में आकर मेरे पति ने मुझे बर्फी खाने को दिया तो मैंने खाने से मना कर दिया, पर पति ने जबरदस्ती की तो थोड़ा सा मिठाई खाकर मैं बिस्तर पर चली गई और नींद सी आने लगी। पर कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरी बगल में लेटा है और मुझे सुई चुभा रहा है। मैंने बहुत कोशिश करके अपनी आंख खोली और कमरे की लाइट ऑन की, पर वहां सोहित के अलावा और कोई न था। पर मुझे ऐसा लगा मानो सोहित सो न रहा हो, केवल सोने का नाटक कर रहा हो। फिर जब आंख लगी तो ऐसा लगा जैसे मेरे बिस्तर पर बैठकर कोई बातें कर रहा हो, पर मैं अपनी आंख न खोल सकी। पर ज्यादा मिठाई न खाने की वजह से मेरी आंख सुबह जल्दी खुल गई। देखा तो सोहित किसी से फोन पर बात कर रहा था। जैसे ही उसने मुझे देखा तो फोन बंद कर दिया। मैंने सोहित से पूछा कि कल रात कमरे में बहुत आवाज आ रही थी, क्या हमारे अलावा कमरे में कोई और था? ये सुनकर सोहित की बोली बंद हो गई और वो हकलाकर बोलने लगा, नहीं, कोई तो नहीं था वहां। सोहित के लेड दिए खटडाते जवाब ने मुझे संदेह में डाल दिया कि ये पक्का कुछ न कुछ छिपा रहे हैं। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे सीधे मुंह बात तक ना की। ये वही सास थी जो मेरे माँ पापा से बड़ी मिन्नतें करके मुझे शादी करा के लेकर आई थी। शादी से पहले जब भी कोई रिश्ता मेरे लिए आता तो मेरे माँ पापा पता नहीं क्या उनको बोलते कि कोई रिश्ता करने के लिए तैयार न होता। मेरी ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, पर जब मेरी सास मुझे देखने आई तो कई मिन्नतें करके मेरा हाथ मांग लिया और पापा माँ ने रिश्ता मान भी लिया। पर कुछ समय बाद मेरी सास ने रिश्ते से इनकार कर दिया। मेरे माँ पापा बहुत खुश हो गए मेरी शादी का इनकार सुनकर। पर फिर से कुछ दिनों बाद मेरी सास आई और बोली कि हम सब कुछ संभाल लेंगे, पर मेरे घर की बहू तो अब आपकी बेटी ही बनेगी। आप चिंता मत करें, हमारी वजह से आपकी बेटी का घर बर्बाद नहीं होगा। मुझे मेरी सास की सारी बातें याद आ रही थी और आज वह मुझसे इस कदर बात कर रही थी जैसे कि मैं घर की बहू नहीं नौकरानी हूं। शादी के कुछ दिनों बाद तक मेरी सास मुझे बहुत प्यार करती थी, पर पता नहीं अब क्या हो गया था कि वो मुझसे इस तरह से बात कर रही है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है। मैं अपने पति सोहित पर शक नहीं करना चाहती थी, वे क्योंकि मेरे पति सोहित मुझसे हद से ज्यादा प्यार करते थे। उनके प्यार के सामने तो मैं पानी पानी हो जाती थी। मैं उन पर कैसे शक कर सकती थी। थोड़ी देर बाद मैं जाकर बरामदे में बैठ गई। मेरी सास वहां आई और मुझसे झगड़ने लगी। बोली कि तुम क्या चाहती हो? मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती हो? कमरे में क्या होता है मुझे सब पता है। तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलेगी। मेरी सास मुझे कुछ बताने ही वाली थी, तब तक सोहित वहां आ गया और मेरी माँ को रोक दिया, जैसे कि मेरी सास मुझे बहुत बड़ा राज बताने वाली हो। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सोहित से जल्दी आने का कारण पूछा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया और बाहर चले गए।
देर रात को जब वो लौटे तो उन्होंने मुझे मुस्कुराकर जगाया और बोले कि थोड़ी देर मेरा इंतजार ही कर लेती। तुमने तो अब मीठा खाना भी बंद कर दिया है। मैंने मुस्कुराकर बोला कि मैंने कब मीठा खाना बंद किया। तो मेरे पति ने वो स्पेशल बर्फी मुझे दिए जिन्हें मैं बड़े चाव से खाने लगी। मिठाई खाते ही मेरी आंखें बंद होने लगी और मैं सुकून से तकिए पर सिर रखकर सो गई। मेरी आंखें बंद हो ही रही थीं कि अचानक कमरे में एक लड़की आई, पर मुझे इतना नशा था कि मुझे केवल सोना था, चाहे कमरे में लड़े डहकी आए या लड़े डहका वर्टिकल बार। जब मैं सुबह उठी तो मेरे मन में ख्याल आया कि आखिर कौन थी वो लड़े डहकी जो इतनी रात गए मेरे कमरे में आई, जहां मेरे पति भी थी। इस मिठाई ने मुझे अपने पति के करीब और सास ननद से दूर कर दिया था। सारे झगड़े की फसाद ये मिठाई थी। मैंने ये सोच लिया चाहे कुछ भी हो, अब मिठाई नहीं खाऊंगी। अगले दिन जब सोहित ने फिर से मुझे बर्फी दिए तो मैंने खाने से मना कर दिया। सोहित बोला, खा लो जाने मन, तुम्हारे लिए कितने प्यार से लाता है। उनका प्यार देखकर मैंने कहा, लाओ, पर मैंने मिठाई नहीं खाई और सोने का नाटक करके तकिए पर सर रखकर लेट गई। मुझे सच में नींद आने ही लगी थी। सोहित आए और मुझे सोता हुआ देखकर किसी से फोन पर बातें करने लगे। जैसे ही रात के 12 बजे किसी आदमी ने कमरे में दस्तक दी और मेरे पति से बात करने लगा। कुछ देर बाद एक और आदमी आया और मेरे चुभन सी होने लगी। उसने मेरी बाजू पर इंजेक्शन लगाया। मेरा मन किया कि मैं जोर से चिल्लाऊं, पर मैं शांत रही। सोहित का ये चेहरा देखकर मेरे सर पर पहाड़ गिर चुका था। आखिर मेरा पति मुझे किस तरह इस्तेमाल कर रहा था। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरी आंखें एकदम लाल थीं और मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। कोई तो राज था जो मुझसे छिपाया जा रहा था। आखिर ये तीनों मुझे किस गंदे काम में इस्तेमाल कर रहे, ये जानना बहुत जरूरी हो गया था। मुझे अपने पति से नफरत होने लगी। आज रात जब सोहित घर आया तो मैंने उससे कोई बात नहीं की और उसने भी मुझसे कोई बात नहीं की। आज सोहित का रवैया मेरे प्रति बहुत अलग था। मैंने देखा कि उनके बाजू में पट्टी बंधी हुई थी। मैंने सोचा कि उनसे पूछ लूं, पर कल रात की बात ने मुझे हिलाकर रख दिया था। आखिर सोहित के मन में क्या चल रहा था जो वो मुझे बताना नहीं चाहते थे। कल रात की बात से मुझे सोहित से नफरत सी हो गई थी। उस रात सोहित मिठाई लेकर भी नहीं आया। हम दोनों ने आपस में बात करना बंद कर दिया था। सोहित भी अब घर देर रात से आने लगा था। मेरी तबीयत दिन ब दिन खराब हुए जा रही थी। मुझे अजीब से बेचैनी रहती और मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था और अपनी माँ के कमरे में चला जाता। मुझसे बात भी नहीं करता। कुछ दिन यूं ही निकल गए। एक दिन जब सोहित देर रात कमरे में आया तो मैंने पूछा, सोहित, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझसे बात नहीं करते। जरा भी ख्याल है मेरा कि मैं दिन भर कितना परेशान रहती हूं। मेरे सवालों का जवाब भी नहीं देते। मैंने तेज आवाज में सब कुछ कह डाला। अचानक सोहित मुझे घूर कर देखने लगे। मैं उन्हें देखती रही। बिना जवाब दिए ही चले गए। अगले दिन मैं अपनी ननद के साथ शॉपिंग करने गई। ननद बोली, लंच करके चलते हैं। तो वहीं एक रेस्टोरेंट में गई। वहां जैसे ही मेरी नजर सामने वाली टेबल पर गई तो मेरे होश उड़ट डीएच गए। सोहित वहां किसी लड़की के साथ। तो यही थी सोहित की सच्चाई, मैं नहीं तो कोई और सही। मैं तुरंत घर आई और अपने कमरे में जाकर अपने कमरे का सत्यानाश कर डाला। मेरे ख्याल में था कि उस रात यही एल्डोएडे झांकी आई थी। सोहित मुझे इस्तेमाल कर रहा था, मुझे धोखा दे रहा था। आज रात सोहित आया और मिठाई भी लाया। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी। सोहित कमरे के अंदर पैर रखते ही आश्चर्य रह गए। मुझसे पूछने लगे कि क्या हो गया है तुम्हें, ये सब क्या कर डाला, अपनी सच्चाई बताओगे या मैं बताऊं? मेरी आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। तुम ये सब क्या कह रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये कमरे का क्या हाल बना रखा है? आराम से बैठो और बताओ क्या हुआ। मैंने गुस्से में पूछा कि आप मिठाई में क्या मिलाकर खिलाते हो? सारी सच्चाई आज बता दो मुझे। नींद की गोलियां मिलाकर खिलाता हूं। बड़ी आसानी से सोहित ने जवाब दिया। इतनी आसानी से बोल देगा? मुझे पता नहीं था। क्यों मिलाकर खिलाते हो? क्योंकि मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता।
मैं आपकी सारी सच्चाई जान चुकी हूँ। अब मुझे और कोई नई कहानी मत सुनाना। मेरी सच्चाई तुम जानती हो, मेरी सच्चाई। तुम्हें अपनी सच्चाई का पता नहीं। हम दोनों गुस्से में लड़े जा रहे थे। तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? अच्छा बताओ, तुम अपने बारे में क्या जानती हो? वो मुझसे ऐसे पूछने लगे जैसे कि मैं अपने बारे में जानती ही नहीं हूँ। कौन था वो शख्स जो रात को कमरे में आया था? और कौन थी वो लड़की जिसके लिए तुम मुझे नींद की गोलियां खिलाते थे? बताइए। और आज वो होटल में कौन सी लड़की के साथ थे? बताइए, वो भी बताइए। अच्छा, तो अपनी माँ के साथ मिलकर जादू करते हो। मेरे साथ सब पता है मुझे। तुम लोग मुझे दूसरे मर्द के साथ सुलाते हो और उसी कमरे में तुम उस लड़की के साथ गंदा काम करते हो। ये सुनकर सोहित ने मुझे जोर से थप्पड़ दे डीएच मारा और पूछा कि तुम क्या जानती हो अपने बारे में? क्यों तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी शादी कहीं नहीं होने देते थे? वो मुझसे क्या किसी लड़के के साथ तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे? तुम्हें जानना है ना? तो सुनो, तुम जल्द ही पागल होने वाली थी, इसलिए तुम्हारे माँ बाबा तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते थे। जिस घर में भी तुम जाओगी वो पति तुम्हें तलाक दे देगा। यही बात जानकर मेरी माँ ने भी रिश्ता ठुकरा दिया था, पर मेरी जिद की वजह से हमारी शादी हुई। जो आदमी रात को आता था वो डॉक्टर था और अपनी हालत देखी थी। उस रात जरा सी मिठाई खाकर तुम अपने कपड़े खोलकर दौड़ी हुई घर के बाहर जा रही थी। हर रात तुम यही करती थी और तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। तो मैंने मिठाई में नींद की गोली देना शुरू किया, वरना तुम मर जाती नहीं। तो कोई तुम्हारे साथ बिना कबड्डी डियो के पाकर तुम्हारी इज्जत तार तार कर देता। उस रात जो एल्डेड हैकी आई थी वो पागलों की डॉक्टर थी जो तुम्हें इंजेक्शन दिया करती थी। होटल में भी वही लड़की मेरे हाथ पर अपना हाथ रखकर मुझे हौसला दे रही थी कि तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी वो। तुम्हारे लिए मैं अपनी माँ से भी एल्डेड देता था। वो कहती कि इस पागल को तलाक दे दो, पर मैं नहीं माना। मेरी माँ को कैंसर है, उसका भी इलाज चल रहा है। मेरी ऐसी हालत केवल वो और मेरी बहन ही समझ सकती थी। वो मेरी माँ ने ही कहा था कि तुम्हारी बेटी की देखभाल हम करेंगे। तुम पर जादू करने की बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आयो? चिंता मत करो, हम सब जो भी कर रहे थे तुम्हारी भलाई के लिए ही कर रहे थे। ये सब सुनकर मानो लगा कि मैं अभी गिर कर मर जाऊं। मुझे अपने ऊपर घिन आ रही थी। देवता समान पति और अपनी माँ समान सास पर क्या क्या इल्जाम लगा दिए। मैं अपने पति के चरणों में गिर गई, जिन्होंने मेरे पागलपन के चलते मेरी इज्जत बचाई और मुझे सही कराने की कोशिश करते रहे। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी और कहा कि आज के बाद कभी मैं आप पर शक नहीं करूंगी। उस सोहित बोले कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह मैं धीरे धीरे ठीक हो गई और अब बिना नींद की गोली के खूब बर्फी मैं, मेरी सास, ननद और सोहित एक साथ बैठकर खाते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में घंटी को दबाकर ONL पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। धन्यवाद।